नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जो कल हमने देखा था, कल हमने चाय के बारे में पढ़ा था। पिछली जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें आज हम जो देखने वाले हैं उससे कपास के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कपास क्या है? ठीक है, आप भली बात है उससे परिचित हो, आप सब जानते हो कपास के बारे में। ठीक है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं आर्थिक भूगोल बीए सेकंड ईयर का जो टॉपिक चल रहा है उसके आधार पर हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आज कपास के बारे में। कपास एक रेशेदार फसल है। कैसी फसल है? कपास एक रेशेदार फसल है और कपास से आप पूरी तरह से परिचित हो। जो हमारे कपड़े बनते हैं वो कपास से ही बनते हैं। कपास से सीधे नहीं बनते, कपास से धागा बनता है, धागा से फिर कपड़ा तैयार होता है। ठीक है, इसलिए आप भली बात उससे परिचित हो। और कपास का जो मूल्य है दूसरे देशों में कम होता है, मतलब भारत से अलावा जो दूसरे देश है उनमें कपास का थोड़ा सा उसका वैल्यू है वो कम समझते हैं। तो इसके जो उपयोग, इसके बहुत से उपयोग होते हैं। ठीक है, इसलिए कपास का प्रयोग जो होता है वो गर्म तथा ठंडे जलवायु सभी प्रदेशों में पहने जाने वाले जो वस्त्र होते हैं उनको बनाने में इसका कपास का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कपास का जो प्रयोग होता है बिस्तर के जो बिछौने होते हैं वो बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। साज सज्जा के जो सामान होते हैं, टेबल पे ढकने के लिए जो कपड़े होते हैं या कोई भी प्रकार के जो कपड़े निर्मित होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कपास से निर्मित होते हैं। ठीक है, हम जैसे देखते हैं कि जैसे कि औद्योगिक वस्त्रों के लिए जैसे अभी इंग्लैंड की बात करते हैं तो मैनचेस्टर में सबसे ज्यादा कपास की बड़ी मिलें हैं। मैनचेस्टर जो हमें सूती कपड़े की मिलें हैं तो ये कपास वगैरह से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कपास जो एक पौधा है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। कौन सा है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रदेश है। और सबसे इसका उद्गम जो क्षेत्र है वो सबसे पहले किसको माना जाएगा? भारत देश को माना जाएगा। इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो भारत को माना गया है। ठीक है, तो मैंने आपको याद है तो बता दिया कपास एक कौन सी फसल है? एक रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल है। और ठीक है, इसका प्रभुत्व कौन से राज्य में है, कहां पर सबसे ज्यादा, इसके बारे में पढ़ने वाले। लेकिन उससे पहले ये कपास जो उत्पादन करते हैं इसकी भौगोलिक दशा क्या है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं भौगोलिक दशा में सबसे पहले जो है हमारा तापमान। क्या देखने वाले हैं? तापमान। कपास की जो भौगोलिक दशाओं में सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में हम देखेंगे तापमान के बारे में देखेंगे। 20 इसकी जो तापमान की आवश्यकता होती है 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। और जब हम बोते हैं तब हमारे जो तापमान की आवश्यकता होती है 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता है? 20 डिग्री। और पकते समय जो इसकी आवश्यकता थी वो 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक हमें आवश्यकता होती है। बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस और पकते समय हमें कितने 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हमें तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, और भारत जैसे भारत है, पूर्वी सोवियत संघ, रूस है, उत्तरी अमेरिका में जो ये पौधा होता है वो 1.5 मीटर होता है। कितना होता है? 1.5 मीटर से लगा के 2 मीटर तक होता है। दक्षिण अमेरिका में ये 3 से 4 मीटर लंबा होता है। और जैसे कि भौगोलिक जैसी दशा होती है उसी के अनुसार ये पौधा पनपता रहता है और बढ़ता है। इसलिए वहां पे अपने अपने आवश्यकता अनुसार ये बताया गया है। जैसे कहीं पे 2 मीटर है, कहीं 1 मीटर है, 1.5 मीटर है, इसी प्रकार से। ठीक है, तो भूमध्य जो रेखा वाले क्षेत्र है वहां पे इसको तापमान की जो आवश्यकता होती है वो 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होती है। कितनी होती है? 40 डिग्री सेल्सियस। भूमध्य यानी विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, वहां पे 40 डिग्री से 37 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है यहाँ पर। ठीक है, अब हम तापमान के बारे में बता दिया मैंने आपको। और इसको देखो फायदेमंद के क्या क्या रहते हैं। जैसे यहाँ पे इसके लिए 200 दिन तक इसको पाला रहित की आवश्यकता होती है, पाला रहित होना चाहिए। अगर और इसके लिए जैसे एक कीड़ा लगता है, जो बीमारी लगती है इसको बॉल बीविल नाम का कीड़ा लग जाता है जिससे क्या होता है? नष्ट हो सकता है ये पौधा। ठीक है, और इसे जैसे फूल पकते हैं, पकते समय या खिलते समय इसमें आकाश एकदम क्लीन यानी साफ रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। तेज गर्मी और धूप की आवश्यकता होती है। रात्रि में हल्की ठंड इसके लिए क्या होती है? फायदेमंद होती है इस पौधे के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे वर्षा देखेंगे। किसके बारे में? वर्षा। वर्षा की जो आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। और अगर रात्रि काल में कभी कभी वर्षा होती है तो इसके लिए क्या होती है? फायदेमंद होती है, उपयुक्त होती है। ठीक है, और फिर अगर फूल खिलने से पहले की वर्षा होती है तो वो भी फायदेमंद होती है। और रात्रिकाल जो वर्षा होती है वो फायदेमंद होती है, मैंने आपको बता ही दिया। और इसके स्वच्छ समुद्री वायु भी इसके लिए क्या होती है? जो समुद्र से हवा आती है वो फायदेमंद होती है। और आपको पता होगा कि महाराष्ट्र और गुजरात का जो क्षेत्र है वहां समुद्र की हवा होती है, जिस फायदा इसको कपास को मिलता है। ठीक है, और क्योंकि समुद्र तटीय क्षेत्र है दोनों
और इस वजह से इन दोनों को कपास का फायदा मिलता है। और जैसे मुंबई का इलाका है वहां पर भी सबसे ज्यादा कपास का पैदावार होती है। अहमदाबाद में सूती की मिलें हैं, ठीक है। और राजस्थान में अगर बात करें तो भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा कपास का पैदावार होती है, ठीक है। ये हम बात करते हैं वर्षा की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे मिट्टी। मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त अपने आसपास के क्षेत्रों में भी आपने देखा होगा कहीं कपास उगाया होगा तो काली व चिकनी मिट्टी इसके लिए फायदेमंद होती है, ताकि क्या उपजाऊ होती है। अगर ये मिट्टी नहीं हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, खाद का प्रयोग करना पड़ेगा। खाद में जैसे बहुत सारे खाद का प्रयोग करते हैं, यूरिया का भी प्रयोग करते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं खाद में जैसे खली का खाद होता है या गोबर की खाद है, फास्फेट व यूरिया का सामान्य तौर पे हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर चुने के अनुसार अगर मिट्टी होगी तो इसके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। ये आपने मिट्टी का देखा। और हम बात करते हैं यहाँ पे सस्ते श्रमिक। सस्ते श्रमिक का मतलब होता है कि यहाँ पे मजदूरों की आवश्यकता बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि उसके फूल चुनने पड़ते हैं, उसके जो रुई मिलती है उसको देखना पड़ता है क्या रुई पक गई है या ना पक गई। इस वजह से इसके लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब हर बार उनको चेक करना पड़ता है हर पौधे को, इसलिए वहां पे सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। और कपास को चुनना भी पड़ता है और इसके लिए श्रमिक, इसलिए क्या कहते हैं श्रमिकों की हमें आवश्यकता पड़ती है। हालांकि कहीं जो दूसरे देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है वगैरह, सोवियत संघ रूस है, वहां पर क्या करते हैं कि वहां पर जो मजदूरों के अलावा मशीनों का प्रयोग किया जाता है, चुनने के लिए, काटने के लिए, जो भी होता है उसके लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो वहां सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन भारत में इसकी सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कपास का विश्व में मुख्यतः उत्पादक देश कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर किसका है यहाँ पे, चाइना का है, जो चीन में 27% कपास का उत्पादन होता है। कितना परसेंट होता है, 27%। और विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है तो वो कहाँ होता है, चीन में होता है। और कितना, 27% पूरे विश्व का उत्पादन यहीं पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रति हेक्टर में अपेक्षाकृत कम है, लेकिन भारत की किस्में कपास से अधिक पैदा की जाती है। यहाँ मुख्यतः जो भाग क्षेत्र है वहां पे जैसे चीन है, हांग्यो नदी का भाग था, पश्चिमी जो चीन का भाग है वहां पर कपास की पैदावार अधिक होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे जो देश, उसका नाम है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें यहाँ पर विश्व का 15% और विश्व का दूसरे नंबर पर जो देश है वो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और वहां पर भी कहाँ पैदा होती है। और यहाँ जो फसलों की कटाई वगैरह जो भी होती है वो मशीनों की सहायता से होती है और मशीनों के माध्यम से यहाँ पर सारा काम किया जाता है, ठीक है। यहाँ के कुछ क्षेत्र जैसे मिसिसिपी नदी का भाग है, वहां पे जो मैदानी भाग है वहां पर फ्लोरिडा के उत्तरी भाग में, वर्जीनिया के दक्षिणी भाग में और एरिज़ोना और कैलिफोर्निया का जो क्षेत्र है वहां पर भी कपास की पैदावार होती है। अब हम बात करेंगे सोवियत संघ रूस। तीसरे नंबर पर कोई देश है तो कौन सा है, सोवियत संघ रूस, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, सोवियत संघ रूस। और आप सोच रहे हो कि भारत का कौन सा नंबर पे नाम है, तो भारत का यहाँ पे चौथे नंबर पे नाम है भारत का, ठीक है। और पांचवें नंबर पे पाकिस्तान का है, छठे पे ब्राजील का है और सातवें पे मैक्सिको देश का है और आठवें पे मिस्र और 90 पे जो बहुत सारे देश हैं उनको मैंने रखा है यहाँ पर, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन सा देश है, भारत देश है, ठीक है। सोवियत संघ की बात करें तो यहाँ पे जो कुछ मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर इसकी पैदावार होती है। और यहाँ पर जो कपास की जो पैदावार होती है वो 16% होती है, विश्व की 16% पैदावार यहाँ पर कपास की होती है, ठीक है। हम बात करते हैं भारत की। भारत का विश्व में मुख्य स्थान है, ठीक है। अब बात करते हैं पैदावार की। पैदावार तो सबसे ज्यादा चीन में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कपास का जो जन्म हुआ वो कपास का भारत में ही हुआ है, ठीक है। भारत से बाहर बाद में धीरे धीरे फैलने लगा। और देखो यहाँ पे लेकिन जो भारत में कपास पैदा होता है उससे 47% कपास पैदा होता है, कितना 47% पैदा होता है। खादों तथा मशीनों का कम प्रयोग होना, यहाँ पर एक कपास का कारण है खाद और मशीनों का कम प्रयोग होता है और सिंचाई के साधनों की भी कमी है। और यहाँ पर क्या होता है, जो बीजों का प्रयोग होता है वो घटिया बीजों, हालांकि अब तो वर्तमान में जो स्थिति वो चेंज हो गई, लेकिन जो पहले जो कपास का तो घटिया बीजों का प्रयोग किया था, उस वजह से कपास उसके अनुसार होता था, फिर ठीक है। पांचवें नंबर पे जो देश आता है वो पाकिस्तान आता है। और पाकिस्तान में जो नदी है, सिंधु नदी भाग है, क्षेत्र है, वहां पर मैदानी क्षेत्र में भी कपास का पैदावार होता है। फिर हम आगे दूसरे देश की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का जो एक देश है ब्राजील में भी वहां पे जो नदी है उसके किनारे पर यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में कपास की पैदावार होती है। फिर मैक्सिको अमेरिका का पड़ोसी देश है और वहां पे भी कपास की उत्पादन जो पैदावार होती है वो 7वां नंबर है इस पे। और 8वां नंबर पे जो देश है मिस्र में एक नदी बहती है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी का क्षेत्र पड़ता है, तो वो घाटी क्षेत्र है और मैदानी भाग है जिसकी वजह से यहाँ पे भी बहुत मात्रा में कपास का उत्पादन होता है। अन्य देशों में बहुत सारे जो अन्य देश हैं
जिनको यहाँ पे रखा गया है, जैसे अफ्रीका में है, ग्वाटेमाला है, युगांडा है, तंजानिया है, नाइजीरिया आदि देशों में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये कुछ बातें जो मैं आपको नोट्स के माध्यम से भेज रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा पढ़ते रहिए रोज। ठीक है, धन्यवाद।